बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आप सबको काफ़ी मदद देगी। आप सबको ये पता चल सकेगा कि किस चैप्टर से कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और कौन सा प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर दे दीजिए, मॉडल सॉल्व पेपर दे दीजिए। तो मॉडल पेपर मैंने पहले प्रोवाइड करा दिया था, सॉल्व पेपर जो उसका है वो टेलीग्राम चैनल पर था। लेकिन अब मैं सबसे पहले आपका चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि आपके बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 8 चैप्टर हैं, 8 यूनिट में डिवाइड है। अब इन 8 यूनिट को हम सबसे पहले इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, उसका कंप्लीट आंसर आपको दे देते हैं, फिर आपको मॉडल सॉल्व पेपर करा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, क्वेश्चन और इसके जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसका आंसर भी बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों ये क्लास नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग संचालित की जा रही है, यानी कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुआ था उसके तहत ये क्लास संचालित की जा रही है। तो इसके तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है और आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप में यही सिलेबस पूछा जाएगा। तो हम सेमेस्टर सेकंड के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। आपकी क्लास की टाइमिंग है रोज़ रात 8 बजे। रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास लाइव संचालित की जाती है और इसके पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा और वहां पर सर्च करना होगा एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, वहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या आपको डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं आज के इस क्लास में खास क्या है। तो आज हम सबसे पहले थर्ड यूनिट, देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, वो आपको चैनल पेज पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हम थर्ड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो थर्ड यूनिट है दोस्तों उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज डिस्कस करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए। पहला प्रश्न हमने चूज किया है, व्हाट आर प्यूरिन्स। प्यूरिन्स क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो ये शॉर्ट में ये पूछा जाएगा आपका सेक्शन बी में। सेक्शन बी के प्रश्न की संख्या जो होती है शब्दों में लिखना 200 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर प्यूरिन्स तब आप इसको केवल और केवल 50 वर्ड में ही लिखेंगे, 50 शब्दों में ही लिखेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको मिल जाते हैं 2 नंबर और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर प्यूरिन को हम समझते हैं कि प्यूरिन आखिर में होती क्या है। तो प्यूरिन इज ए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग pyrimidine एंड इमिडाजोल फोकस टुगेदर। दोस्तों जो प्यूरिन है एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जो दो रिंग कंसिस्ट करती है किसकी, एक pyrimidine और एक इमिडाजोल की, दोनों एक साथ बने होते हैं। इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल। जो आपकी प्यूरिन होती है वो क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। प्यूरिन आल्सो गिव इट्स नेम टू द Weeder class of molecule purine which is include the substituted protein and purine and their tautomers. They are the most widely occurs nitrogen containing heterocyclic in the nature. दोस्तों एक बार मैं सफिक्स में बता देता हूँ कि प्यूरिन जो होती है एक हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जो 2 प्रकार के रिंग को कंटेन करती है, pyrimidine और इमिडाजोल, जो दोनों एक साथ बने होते हैं। ये क्या होती है, पानी में सॉल्युबल होती है, यानी वाटर में सॉल्युबल होती है। और प्यूरिन आल्सो गिव इट्स नेम ऑफ द विडली क्लास ऑफ द मॉलिक्यूल प्यूरिन एंड ये जो सब्स्टिट्यूट की जाती है किसमें, प्यूरिन के टाटोमेर्स के साथ में। दे आर मोस्ट विडली अकर्स, नाइट्रोजन कंटेन करती है हेट्रोसाइक्लिक नेचर में। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको इस तरह से तैयार करना है। तो प्यूरिन जो होती है,
प्यूरिन एक विषम चक्रीय सुगंधित कार्बनिक यौगिक होती है जिनमें दो छल्ले पिरिमिडीन और इमिडाजोल एक साथ जुड़े होते हैं। जो प्यूरिन होती है ये पानी में क्या होती है, घुलनशील होती है। प्यूरिन अणुओं प्यूरिन के व्यापक वर्ग में भी अपना नाम देता है। इसके प्रतिस्थापन जिसमें प्रतिस्थापन प्यूरिन और उनके टाटोमर्स भी शामिल हैं। वह प्रकृति में जो प्यूरिन होती है वो प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन युक्त हेटेरोसाइक्लिक है कंपाउंड है। जो प्यूरिन होती है वो प्रकृति में व्यापक रूप से प्रकृति में पाई जाने वाली नाइट्रोजन युक्त हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होती है। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। आप जब भी इसका आंसर लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जरूर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन ग्रुप कंटेन कर रही है, ये कितने 4 नाइट्रोजन ग्रुप कंटेन कर रही है। बेंजीन में 4 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम आएगा ये हेटेरोसाइक्लिक, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो है नेचर में व्याप्त रूप से पर्याप्त भी है। और इसका जो ये प्यूरिन जो है वो नाइट्रोजन कंटेन करती है, तो इसका जो कंप्लीट नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूरिन। तो इस प्रकार से जब आप आंसर लिखेंगे तो इसका आपको फिगर भी बना देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। और ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो एक अगर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों साथ में पूछे जाएंगे, तब ये 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर केवल और केवल न्यूक्लियोसाइड को हमें पढ़ना है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड आर द ग्लाइकोलाइमिन्स दैट कैन बी थ्रो ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड विदाउट ए फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसिलेमाइन होते हैं जिन्हें फास्फेट समूह के बिना न्यूक्लियोटाइड के रूप में माना जा सकता है। दोस्तों जो आपका न्यूक्लियोसाइड है इसे ग्लाइकोसिलामाइन भी कहते हैं, और ये क्या करता है कि फास्फेट समूह से यानी फास्फेट ग्रुप से क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ए न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट सिंपल ऑफ न्यूक्लियोबेस आल्सो टर्म ए नाइट्रोजन बेस एंड द 5 कार्बन शुगर राइबोस और 2 डाईऑक्सीराइबोस where a nucleotide is composed of nucleobase, a 5 carbon sugar and 1 more phosphate group। दोस्तों जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो केवल एक न्यूक्लियोबेस जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन बेस भी कह सकते हैं, और ये 5 कार्बन शुगर यानी कि ये 5 कार्बन शुगर राइबोस और 2 डाईऑक्सीराइबोस होता है। जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन बेस कंपाउंड भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड को क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन बेस कंपाउंड भी कह सकते हैं। और ये 5 कार्बन शुगर राइबोस और 2 डाईराइबोस को क्या करता है, कंटेन करता है। जबकि व्हेयर ऐसे न्यूक्लियोसाइड, जबकि अगर बात करें एक न्यूक्लियोटाइड की तो एक न्यूक्लियोबेस में एक 5 कार्बन शुगर और एक अधिक फास्फेट द्वारा ये बना होता है। क्या बना होता है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड बना होता है। अब हिंदी में समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसिलामाइन होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोसिलामाइन होता है, जिसे फास्फेट समूह के बिना न्यूक्लियोटाइड के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोसाइड में केवल एक न्यूक्लियोबेस होता है जिसे हम नाइट्रोजन बेस भी कह सकते हैं, जिसे क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन बेस भी कहा जा सकता है। और ये एक 5 कार्बन शुगर राइबोस और 2 ऑक्सीराइबोस का बना होता है। जबकि एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोबेस एक 5 कार्बन शुगर और एक अधिक फास्फेट समूह द्वारा बना होता है। यहाँ पर दोनों बताया गया है। देखिए न्यूक्लियो जो साइड होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसे नाइट्रोजन बेस भी कहा जाता है, और न्यूक्लियोसाइड 5 कार्बन शुगर राइबोस और
2 डाईऑक्सीराइबोज द्वारा बना होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसे न्यूक्लियोबेस भी कह सकते हैं। तो एक न्यूक्लियोबेस जो होता है वो 5 कार्बन शुगर और एक अधिक फास्फेट समूह द्वारा बना होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डीएनए और आरएनए आपके तीसरा जो यूनिट है केमिस्ट्री का, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आपका जो प्रश्न बन सकता है वो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसमें आप संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए आ सकता है कि डीएनए और आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए का डीनेचुरेशन लिखिए। ठीक है, और साथ ही साथ जैविक महत्व डीएनए और आरएनए की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा जाता है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि हमें केवल और केवल डिफरेंस को देखना है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। तो पहला आप इधर लिखेंगे डीएनए और दूसरा यहाँ पर है आरएनए। तो डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये क्रोमोसोम और मेनली कंसर्ट इन डीएनए। दोस्तों ये है जो आपका इट इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम्स एंड इट इज़ मेनली कंसर्टेड इन डीएनए। दोस्तों ये गुणसूत्र में मिलता है और मुख्य रूप से डीएनए सांद्रित करता है। जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से गुणसूत्र में पाया जाता है। लेकिन वहीं बात करें आरएनए की, तो इट इज़ फाउंड मेनली इन द साइटोप्लाज्मिक। दोस्तों अगर हम बात करें आरएनए की, तो ये मुख्यतः कोशिका द्रव्य में मिलता है। कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, किंतु इसकी कुछ मात्रा जैसे कि न्यूक्लियोस व केंद्रक द्रव्य में भी, गुणसूत्रों में भी ये मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो आपका बात आ जाता है कि इसे डीएनए जो है वो क्या कंटेन करता है? तो डीएनए कंटेन डाईऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए जो होता है वो डाईऑक्सीराइबोज शुगर कंटेन करता है, यानी डीएनए क्या करता है? डाईऑक्सी शुगर कंटेन करता है। वहीं अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो होता है वो राइबोज शुगर को कंटेन करता है। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर को कंटेन करता है आरएनए। ठीक है, अब अगली बात हम डिस्कस करते हैं। अगला है डीएनए कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। जो डीएनए होता है दोस्तों, जो डीएनए है वो पिरिमिडिन्स और प्यूरिन की समान मात्रा को कंटेन करता है, या समान मात्रा में डीएनए में समान मात्रा में पिरिमिडिन्स और प्यूरिन होते हैं। लेकिन वहीं बात करें आरएनए, तो आरएनए क्या कंटेन करता है? तो आरएनए में पिरिमिडिन्स व प्यूरिन का समान मात्रा नहीं पाया जाता है, यानी कि आरएनए कंटेन द यूरेसिल इन द प्लेस ऑफ द थायमिन। ठीक है, तो ये रहे कुछ मेजर डिफरेंस। और आप डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सर्कुलर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी डीएनए जो होता है वो अनुवांशिकी पदार्थ है। डीएनए क्या है दोस्तों? डीएनए जो है एक प्रकार का अनुवांशिकी पदार्थ है जिसमें विभिन्न कोशिकीय और जैविक क्रियाओं की सूचना निहित होती है। लेकिन वहीं बात करें आरएनए में, तो आरएनए की ओर क्या करता है? वो प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि आरएनए टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया आपका मेजर डिफरेंस। अगर बात करें डीएनए और आरएनए की, तो डीएनए दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कंटेन करता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके? सर्कुलर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन के। लेकिन वहीं अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो होता है वो केवल प्रोटीन के संश्लेषण में अपना सहयोग देता है। तो इसलिए ये दूसरा मेजर डिफरेंस हो गया। अगर और डिफरेंस की बात करें, तो डीएनए में क्या होता है कि ये एक सर्पिल रूप में कुंडलित 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। सर्पिल रूप में कुंडलित 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं विखुम दिशाएं में एक दूसरों की ओर क्या करती हैं? कुंडलित करती हैं। इनका आप जब फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गए डिफरेंस की बात। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में, तो आप इतना ही केवल 3-4 डिफरेंस बताएंगे, मेजर और मेजर 3 से 4 डिफरेंस। चलिए
अब अगला जो टॉपिक है, अगला आपका जो प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है, पूछा गया है डिफाइन द न्यूक्लिक एसिड। आपसे जो लॉन्ग आंसर का प्रश्न बनेगा वो बनेगा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, गिव द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये लॉन्ग। लेकिन आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा डिफाइन द न्यूक्लिक एसिड, तो आप लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड हैविंग द हाई मॉलिक्यूलर वेट। न्यूक्लिक एसिड एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक होते हैं जो एक महत्वपूर्ण वर्ग के बने होते हैं। दे प्ले ऑन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ, यानी कि ये अपना मेजर रोल निभाते हैं किसके, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ के रूप में। लिविंग सेल कंटेन, जो लिविंग सेल होती है वो क्या करती है, कंटेन न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जो लिविंग सेल होती है वो न्यूक्लिक एसिड कंटेन करती है किसके फॉर्म में, न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में। न्यूक्लियोप्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन एंड ए न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है वो कंसिस्ट करती है ए प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लियोप्रोटीन पूछा जाए न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है तो बताएंगे आप न्यूक्लियोप्रोटीन आर दोज कंपाउंड विच कंटेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब हिंदी में समझ लेते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होती है। तो न्यूक्लिक एसिड एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो उच्च आणविक भार वाले यौगिक होते हैं जो एक महत्वपूर्ण वर्ग के बने होते हैं। वह जीवन के सभी रूपों के विकास और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो सभी रूप में विकास प्रजनन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जो जीवित कोशिका होती है, लिविंग ऑर्गन्स होती हैं, उसमें उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन में एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो मैंने अभी आप लोग को बताया, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। पहला है आपका डीएनए और दूसरा है आपका आरएनए। ये दोनों क्या है, एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। अब आप सभी लोग बताइए कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए तो पहला आपका है डीएनए। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वहीं अगर बात करें आरएनए की तो आरएनए क्या है, तो राइबोन न्यूक्लिक एसिड और आरएनए, इसी को क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए को क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीएनए को क्या कहते हैं, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जो अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार की होती है, डीएनए और आरएनए। अगर आपको डीएनए और आरएनए पता है तो आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको डीएनए और आरएनए नहीं बताने वाला हूँ। डीएनए और आरएनए का मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स। दोस्तों आप लोग के अच्छे मार्क्स के लिए, आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आपको नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसी प्रकार से यूनिट बाय यूनिट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए यार। और जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है दोस्तों वह है डिफाइन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा कि जेनेटिक कोड पर यानी अनुवांशिक कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं और ये आपके प्रश्न में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर में जेनेटिक कोड क्या होता है। तो द जेनेटिक कोड इज़ द सेट ऑफ रूल बाय व्हिच इनकोडेड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय द लिविंग सेल। दोस्तों जो आपका अनुवांशिक कोड होता है वो एक प्रकार का नियम होता है जिसके द्वारा जो जीवित कोशिका हैं
उनके एनकोडेड की जानकारी प्रोटीन द्वारा अनुवादित होती है। ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ ए कंप्लीटेड बाय राइबोसोम विच लिंक एमिनो एसिड इन द ऑर्डर स्पेसिफिक ऑफ mRNA यूजिंग द ट्रांसफर RNA यानी tRNA molecule to carry the amino acid and read the mRNA using the 3 nucleotide at a time। दोस्तों अब मैं आपको पूरा कंप्लीटली बता देता हूँ इसमें कि जैसे जो ट्रांसलेशन इज ए कंप्लीटेड बाय द राइबोसोम विच लिंक एमिनो एसिड इन द ऑर्डर स्पेसिफिक ऑफ mRNA। अनुवाद जो राइबोसोम होता है उसके द्वारा पूरा किया जाता है। जो यहाँ पर मैंने बताया ना कि जेनेटिक कोड जो होता है वो एक प्रकार का नियम होता है जो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है कहाँ पर, प्रोटीन में। लेकिन अब यहाँ पर जो ये ट्रांसलेट होता है ये कंप्लीटेड बाय, ये किसके द्वारा होता है, ये राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा होता है। तो राइबोसोम क्या करता है, एक लिंक होता है किसके द्वारा, एमिनो एसिड इन द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक mRNA। ठीक है, क्या होता है, इन द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक mRNA यूजिंग द ट्रांसफर ऑफ RNA। ट्रांसफर ऑफ RNA को हम क्या कह सकते हैं, सफिक्स में लिख सकते हैं tRNA मॉलिक्यूल टू कैरी अमीनो एसिड एंड द रीड ऑफ mRNA यूजिंग द 3 न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कि द कोड डिफाइन हाउ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स कॉल्ड द codon specific which amino acid will be added the next during protein synthesis। दोस्तों अनुवांशिक कोड नियमों का एक प्रकार का समूह है जिसके द्वारा जीवित कोशिका द्वारा जो एनकोडेड जानकारी है वो प्रोटीन में क्या की जाती है, अनुवादित की जाती है। अनुवादित राइबोसोम द्वारा जो अनुवाद किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम द्वारा किया जाता है, जो एमिनो एसिड को स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण RNA अणुओं का उपयोग करके यानी कि mRNA द्वारा निर्देश क्रम में एमिनो एसिड को जोड़ता है और एक ही समय में 3 न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करके RNA को पढ़ता है। यही कोड परिभाषित करता है, यही आपका जो जेनेटिक कोड है वो परिभाषित करता है। ठीक है, इतना आपको आंसर लिखना है। अब हम डिस्कस करेंगे DNA फिंगरप्रिंट्स। आखिर में DNA फिंगरप्रिंट्स क्या होती है। तो DNA फिंगरप्रिंट्स जो होती है एक प्रकार की प्रयोगशाला मेथड होती है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं और ये ज़्यादातर फॉरेंसिक लैब क्रिमिनल्स की पहचान करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आखिर में DNA फिंगरप्रिंट होती क्या है। DNA फिंगरप्रिंट इज आल्सो द लेबोरेटरी टेक्निक to use the determine the identify of a person based on the nucleotide sequence of the Cartesian region of human DNA that the unique individual। दोस्तों DNA फिंगरप्रिंट जो होती है एक प्रकार की प्रयोगशाला टेक्निक है, विधि है जो ज़्यादातर प्रयोग की जाती है ह्यूमन को पहचानने के लिए, यानी मनुष्य के विभिन्न मनुष्य जो होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में इससे कार्य लेता है न्यूक्लियोसाइड के अनुक्रम के आधार पर। अगर बात की जाए तो ये व्यक्ति की संभावित पहचान के निर्धारण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंट इज यूज इन द वेरियस सिचुएशन सच एज द क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशन एंड अदर फॉरेंसिक पर्पस टेस्टिंग। दोस्तों जो DNA होता है, DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग जो होता है वो विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि क्रिमिनल के बारे में जानना, इन्वेस्टिगेशन करना, अदर फॉरेंसिक पर्पस यानी अदर फॉरेंसिक उद्देश्य के लिए भी इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इन दीज सिचुएशन वन एम्स ऑफ द मैच ऑफ 2 DNA फिंगरप्रिंट with one another such as DNA simple from known as person and one from the unknown person। दोस्तों इन सिचुएशन में यानी कि इस स्थिति में भी किसी का लक्ष्य जो होता है जो दो DNA फिंगरप्रिंट को एक दूसरे के साथ मिलान कराना होता है।
ठीक है। इसका जो लक्ष्य होता है, उसका क्या लक्ष्य होता है कि 2 डीएनए फिंगरप्रिंट का मिलान कराना होता है, जिससे कि अज्ञात व्यक्ति का डीएनए नमूना का पता चल सके। ठीक है, चलिए अब हिंदी में समझ लेते हैं कि आखिर में डीएनए फिंगरप्रिंट होती क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग मानव डीएनए के कुछ क्षेत्र में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति की संभावित पहचान के लिए निर्धारित करता है। व्यक्तियों के लिए जो ये होती है वो क्या होती है, अद्वैत प्रकार की होती है। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंट होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि आपराधिक जांच, अन्य फॉरेंसिक उद्देश्य और प्रात्यक्षिक परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन स्थितियों में किसी का लक्ष्य 2 डीएनए फिंगरप्रिंट को एक दूसरे के साथ मिलान कराना होता है, जैसे कि किसी अज्ञात व्यक्ति का डीएनए नमूना एक अज्ञात व्यक्ति का होता है। ठीक है, ये होता है डीएनए का पूरा कार्य, ये होता है माफ करिएगा डीएनए फिंगरप्रिंट का पूरा वर्क। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लगभग हमने 5 से 6 प्रश्न आपके सॉल्व कर लिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को, कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में कौन से प्रश्न हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप में बनेंगे आपके 3rd यूनिट से। तो पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्कस दियर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड तो आपको पता चल गया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होती हैं। अब आपको उसमें पता करना है डिस्कस दियर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, मैंने बता दिया। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। अगर आपको ये दोनों तैयार हैं तो आप इसके स्ट्रक्चर को भी तैयार कर लेंगे, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी तैयार कर लेंगे, इनका फंक्शन क्या, इनका वर्क क्या है। ठीक है, इसमें पूछा गया है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है क्या, डिस्कस करिए इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर और इनके कार्य को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दिया है और मैं आपको कंप्लीट भेज भी दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, दूसरा प्रश्न। अभी मैं इसको और क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, आप लोग घबराइएगा मत, मैं उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो मैंने आप लोग को बता दिया है। तो दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड की चर्चा मैंने कर दी है, न्यूक्लियोटाइड मैंने आप लोग को नहीं बताया है। तो न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोसाइड तैयार कर लिए हैं तो आपको न्यूक्लियोटाइड भी आपका तैयार हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी पूछा जाता है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछा जाएगा आपसे, तो ये तैयार कर लीजिएगा, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अगर आप तैयार कर लेंगे। देखिए जो मैं आज आपको क्लास दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, 2nd सेमेस्टर की केमिस्ट्री में अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर वो आज हमारी क्लास को देख रहे हैं तो जिन प्रश्नों की चर्चा मैं कर रहा हूँ केवल आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेना है और आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। आप सभी लोग कहते हैं कि एक बार मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ दी थी, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये तो सेंटम के क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान दें कि क्वेश्चन तो एक ही प्रकार के बनेंगे ना, जब आपका सिलेबस सेम है तो हर बुक में क्वेश्चन एक ही बनेगा। जैसे कि आप न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, तो क्या न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोपॉइड कह दिया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड। जब टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन भी सेम ही बनेगा ना। तो इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। कमेंट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा देख लिया करिए कि आपको कहना क्या है और आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बुक तो विभिन्न प्रकार की हैं, सभी बुक में एक ही प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी में थोड़ा सा कम सिलेबस दिया गया है, किसी में ज़्यादा बता दिया गया है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, चौथा प्रश्न है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ग्वानिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को इसीलिए ग्वानिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को दे दिया है। ठीक है, आप देखिएगा एक बेंजीन रिंग है जिसके डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, यहाँ पर NH, यहाँ पर NH, NH2 और NH और N। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आप
इसको पूर्णतः तैयार कर लेंगे। मैं इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि समय कम है। मैं आपको केवल और केवल नोट्स के पर्पज से और फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर ये क्लास संचालित करा रहा हूँ। ठीक है, तो गुआनिन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गुआनिन क्या होती है इसके बारे में आपको संयुक्त PDF दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों, दूसरा आपका है गुआनिलिक एसिड। क्या है दोस्तों? गुआनिलिक एसिड क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा। डिस्कस द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिलिक एसिड, यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका दे दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा गुआनिलिक एसिड का। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। अगर आप इसके बारे में जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ गुआनिलिक एसिड, तो अगर आपको स्ट्रक्चर ही आपके दिमाग में है, स्ट्रक्चर आपने बनाया है, केवल आप स्ट्रक्चर ही बना देंगे, तो आपके एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर जो होगा वो कंप्लीट नंबर दे देगा। ठीक है, मैथ में और केमिस्ट्री में दोनों में आपका पॉइंट बाय पॉइंट मार्क्स चलता है। जैसे कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि आप रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन कई चरणों में होता है। ठीक है, मैकेनिज़्म आप किसी भी का कर रहे हैं, मैकेनिज़्म बता रहे हैं, तो आपने स्टेप 1 कर दिया, स्टेप 2 कर दिया, स्टेप 3 कर दिया और छोड़ दिया, आगे का नहीं किया, तो ये 3 स्टेप के आपको आंसर जरूर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो स्ट्रक्चर का आपको कंप्लीट मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है राइट डाउन साइलेंट फीचर ऑफ DNA एंड RNA। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है साइलेंट फीचर बताइए DNA और RNA का। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइलेंट फीचर ऑफ DNA। ठीक है, तो DNA इज ए न्यूक्लियोटाइड दैट इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर डाईऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजनस बेस लाइक द एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड द साइटोसिन एंड ए फास्फेट ग्रुप। दोस्तों जो DNA होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इनमें पेंटोज शुगर और डाईऑक्सीराइबोस नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, तो DNA आपको यहाँ से 2 चीज़ जानकारी मिलेगी, DNA के बारे में भी जानकारी मिलेगी और उसका साइलेंट फीचर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो DNA जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि इनमें पेंटोज शुगर और डाईऑक्सीराइबोस नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है द बेस ऑफ DNA आर 2 प्यूरिन्स एडेनिन एंड द गुआनिन एंड 2 pyrimidines साइटोसिन एंड थाइमिन। जो DNA होता है, DNA का जो आधार है 2 प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन के 2 pyrimidine साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ठीक है, अगला आपको तैयार करना है। तीसरा जो आपका पॉइंट हो जाएगा इट इज़ फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल द सेल एज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये लगभग सभी कोशिकाओं के केंद्रक के गुणसूत्रों के प्रमुख घटक के रूप में पाया जाता है, यानी कि इट इज़ द फाउंड ऑलमोस्ट ऑल द सेल एज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है 4 पॉइंट। जब आपसे साइलेंट फीचर पूछा जाएगा तो कम से कम आप 4 पॉइंट जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है DNA इज द राइट हैंडेड डुअल हेलिक्स। इट कंसिस्ट टू पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड स्टैंड विच इज द ट्विस्ट अराउंड ईच अदर ऑन ए कॉमन एक्सिस। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं साइलेंट फीचर ऑफ RNA के बारे में कि RNA का जो साइलेंट फीचर है वो क्या होता है। तो इट इज़ आल्सो न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड होता है। और दूसरा है इट इज कंसिस्ट ऑफ द पेंटोज शुगर डाईराइबोस नाइट्रोजनस बेस लाइक द एडेनिन, गुआनिन एंड यूरिसिल एंड द साइटोसिन एंड ए फास्फेट ग्रुप। इनमें पेंटोज शुगर, डीराइबोस, एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल जैसे नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, अब तीसरा है कि RNA हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। RNA के पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। RNA आर 3 टाइप्स। RNA जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है राइबोसोमल, दूसरा है मैसेंजर और तीसरा है ट्रांसफ़र। ये 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि इट इज़ मेनली अकर्स इन द
साइटोप्लाज्मिक ऑफ द सेल, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अगला है छठवां है कि आरएनए गवर्नस द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन के जैव संश्लेषण को नियंत्रित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आरएनए, डीएनए और आरएनए का साइलेंट फीचर आप तैयार कर लेंगे, मैंने आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ दे दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपके कंप्लीट चैप्टर का, जो आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 3 है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसका कंप्लीट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। यही प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। तो अगर आप तीसरा चैप्टर तैयार करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये मानिए कि 100% आपका तीसरा चैप्टर तैयार है, उसमें आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 बातें मैंने आप लोग को बताई हैं, पहला कौन सा है कि डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये दोनों आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ पिरिमिडीन क्या होती हैं, प्यूरिन मैंने बता दी है, पिरिमिडीन आपको तैयार करना है। और तीसरा जो आपको तैयार करना है वो न्यूक्लियोटाइड तैयार करना है, जो मैंने आप लोग को बता दिया है। और इसका जो बीच में 2 क्वेश्चन छूट गए हैं जिसका आंसर मैंने नहीं बताया, तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। कल की क्लास में दोस्तों हम चौथे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चौथा चैप्टर जो आपका है वो इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिससे मानकर चलिए 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि हिंदी में कहते हैं परिचयात्मक औषधीय रसायन, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है